हेलो एंड वेलकम टू ओपन माइंड एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि चैप्टर 9, क्लास 9th का चैप्टर 9। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये मोशन हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि मान लो ये पेनी है, अगर ये स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा तो ये कब तक स्टेट में ऑफ रेस्ट में रहेगा, और जो ये मोशन में है यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से ये इस पॉइंट तक जा रहा है, तो ये मोशन में होना मतलब यहाँ से जाते वक्त उस तरह जाते वक्त इसने कोई ना कोई मोशन में तो है। ये यूनिफॉर्म मोशन में होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। मोशन के बारे में यही पढ़ा है। मोशन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि ये पेन ही ले लेते हैं। अभी हमने देखा कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब रुका हुआ है। अब ये कब तक रुका रहेगा? हमेशा के लिए तब तक रुका रहेगा जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि मैं मूव कर रहा हूँ या ग्रेविटी असर कर रही है, तो ये मोशन में हो गया, तब ये अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को छोड़ेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, यहाँ से अगर वो मोशन में है तो ये तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि एक स्ट्रेट लाइन में, जब तक कि कोई एक एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि मान लो यहाँ से मैंने इसे धक्का दिया, यहाँ पे क्यों रुका? क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री है। ठीक है, ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पेपर में किस टाइप का सवाल पूछेगा? पेपर में ही पूछेगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ नहीं पूछेगा व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, ये पूछेगा वो। लॉ ऑफ इनर्शिया का भी सेम मतलब है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया अगर पूछे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिख के आना है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई डाउट? ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसे मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसका आंसर हमने बताया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का आंसर, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई डाउट? ओके, बढ़िया। अब बात करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैं पहले ही बता दूं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इससे दो क्वेश्चंस मेनली बनते हैं कि पहले तो आपको यही पूछ देगा पहला क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछेगा डेराइव इट्स इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी मेनली पूछा जा सकता है, डेराइव इट्स इक्वेशन मतलब कि ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ये बोलता है हमें कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको समझेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज proportional to the applied unbalanced force। ये पूरी स्टेटमेंट का ही डेरिवेशन पूछेगा। इसके डेरिवेशन मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये दो क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसको पढ़ के जाना। अब बात करते हैं रेट ऑफ चेंज, इस इक्वेशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम होता क्या है? चलो मान लो तुम साइकिल चला रहे हो, तुम्हें जो साइकिल चलाते हो, यहाँ पे बैठे हो, सॉरी यहाँ पे हमारी साइकिल के व्हील्स, जब साइकिल चलाते हो और
जब पैडल मारते हो उसके ऊपर, तब कुछ टाइम के लिए ही सही वो एक फिक्स डायरेक्शन, मान लो इस डायरेक्शन में तुमने पैडल मारा, तो वो कुछ टाइम तक इसी डायरेक्शन में जाएगी ना। वो फोर्स हमने जो कुछ भी लगा उसे कुछ भी बोल देते हैं, वो फोर्स हमने जो धक्का मारा, जो पैडलिंग की, वो कुछ टाइम के लिए ही सही पर आगे जाती है ना, बिना इधर उधर डगमगाए इधर उधर गिरे। ये सीधा जाएगा, बिना सीधा जाएगा, इधर उधर डगमगाए बिना। ठीक है, उस जो चीज़ को, जिस चीज़ की वजह से वो आगे बढ़ती रहती है फोर्स लगाने के बाद, उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। ये टर्म रिलेटेड है मोमेंट से, इसको डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, जहाँ मैंने पी लिख दिया मतलब मोमेंटम को डिनोट कर रहा हूँ। तो पी का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि उसका, जैसे कि मान लो साइकिल का ही जो भी हमने मास है, मान लो 50 किलो है, और जिस वेलोसिटी से बढ़ रही है, जिस वेलोसिटी से बढ़ रही है, वो वेलोसिटी है हमारी 2 मीटर पर सेकेंड। तो उसका मोमेंटम क्या होगा, एम वी फॉर्मूला लगा देंगे, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना हमारा गिवन है 50 किलो, और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो मोमेंटम लगेगा वो हो जाएगा 100 kg मीटर पर सेकेंड। यही होगा ना, ये होगा हमारा मोमेंटम। ठीक है, इस साइकिल का, तब जब हमने 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी लगाई। ठीक है, ये होता है मोमेंटम। अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वहाँ जा रहे हैं हम, डायरेक्शन नहीं भटकते। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मान लो साइकिल पहले यहाँ थी, यही साइकिल शुरू में यहाँ थी, जब मैंने धक्का लगाया तब ये किधर चली गई, एक वेलोसिटी, वो वेलोसिटी हमारी 2 मीटर के साथ साथ 50 किलो के मास के साथ साथ वो इधर आ गई और यहाँ पे रुक गई। इसकी वेलोसिटी तब कुछ थी, इसकी वेलोसिटी तब कुछ थी, है ना। अब बोल रहा है सॉरी, इसका मोमेंटम तब कुछ था, इसका मोमेंटम तब कुछ था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसमें तब जो मोमेंटम था उसको P1 बोल देते हैं, और इसके पास जो मोमेंटम था उसको P2 बोल देते हैं। अब इन दोनों मोमेंटम के बीच में जितना भी चेंज आया, चेंज यानी कि चेंज को हम कैसे डिनोट करते हैं, P2 माइनस P1 बोलते हैं ना, यही बोलते हैं ना, चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसे समझो, चेंज ऑफ मोमेंटम यही बोलेंगे ना, चेंज ऑफ मोमेंटम बाय द रेट, कितने टाइम में इन दोनों के बीच में चेंज आया उसको हम डिनोट करेंगे डिवाइडेड बाय T। ये स्टेटमेंट से हमें पहले मिला P2 माइनस P1 अपॉन में T। ठीक है, अब ये बोल रहा है ये चीज़ प्रपोर्शनल है, प्रपोर्शनल का सिंबल प्रपोर्शनल है टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। अच्छा चलो फिर से साइकिल पे जाते हैं। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ थी, इसका मोमेंटम कुछ था। यहाँ पे जब ये रुकी तो इसकी वेलोसिटी कुछ थी, इसका मोमेंटम कुछ था। यहाँ पे जब तुमने इसे धक्का मारा, जो धक्का मारा, कोई ना कोई धक्का मार रहा होगा, ऐसे थोड़ी बिना पैडल के भागे जा रही है ये। जो पैडल से धक्का मारा, यहाँ पे अगर वो मोमेंटम खुद ही, वो बात अलग है। जो फोर्स से धक्का मारा वो प्रोपोर्शनल है, वही हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, F से। ठीक है, अब फिर से चलते हैं इक्वेशन पर। हमें क्या बोला था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, सॉरी, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही बोला है ना, ये बोला है। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं। ये हमारा LHS है, हम RHS लेके चलते हैं। P2 को हम क्या लिख सकते हैं, M2V2, ये लिख सकता हूँ ना। इस साइकिल की वेलोसिटी शुरू में कुछ होगी ना, उसको V1 बोल देते हैं, और इस साइकिल की वेलोसिटी शुरू में कुछ होगी, उसको V2 बोल देते हैं। तो P2 का क्या हो जाएगा, M2V2 माइनस में M1V1 डिवाइडेड बाय T। क्लियर है, ओके। मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, P2 हमारा था, उसकी वेलोसिटी V2 थी, तो ये M2V2 हो गया। उसके बाद माइनस में M1V1, मैंने बस फॉर्मूला पुट किया, मैंने अभी बताया। ठीक है, अब इसमें से साइकिल का मास तो चेंज नहीं हुआ। शुरू में इसका मास कितना था, 50 किलो, और वहाँ पे रुकने के बाद भी 50 किलो ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि कम ज़्यादा हो जाएगा, 50 का 50 ही रहेगा ना।
तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m को बाहर निकाल दिया ऊपर में से, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t लिख दिया ऐसे। कोई डाउट? अब अगर कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो, और भी नोटिफिकेशंस पाने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ तक कोई डाउट? वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं m2v2 माइनस टी। ये टी लिखा है, कंफ्यूज मत होना, के नहीं लिखा था, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया था। ओके चलो, v2 माइनस v1 अपॉन टी। अब अपना बुक का पेज पलटो, थोड़ा पीछे जाओ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टी। यही पढ़ा है ना फॉर्मूला? अरे बोलो यार, कमेंट पे जल्दी जाके बोलो कि हाँ ये पढ़ा है। चेंज इन वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? v2 माइनस वी वन अपॉन टी, है ना? और एक्सेलरेशन को a से। अब ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, और ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, तो इसकी जगह पर मैं a लिख सकता हूँ ना, क्यों भाई? देखो ये और ये तो एक ही चीज़ है, तो इसकी जगह ये लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये भी इक्वल है कि नहीं? है ना? चलो बढ़िया। तो अब यहाँ पे चलते हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m। समझ आया m कैसे? क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा। साइकिल मेरी यहाँ पर भी 5 किलो 50 किलो की थी, यहाँ पर भी 50 किलो की थी, ठीक है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस वेलोसिटी को चेंज को टाइम के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो वो एक्सेलरेशन दे रहा है, तो इसको क्या लिख दूंगा? a। ठीक है ना? इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मास मान लो 50 किलो है, 50 से मैंने 100 कर दिया, तो उसका फोर्स भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होता है, ठीक है? जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो भी उसका फोर्स बढ़ेगा। अगर यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन a है, आगे चल के मैंने 2a कर दिया, दुगुना कर दिया a का, तो उसका फोर्स भी बढ़ेगा। ओके, अब प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाने के लिए हमें कोई एक कांस्टेंट टर्म चाहिए होता है। कांस्टेंट टर्म सुपर इजी, जिसकी वैल्यू नहीं बदलती, जैसे पाई है। पाई की वैल्यू बचपन से लेकर अब तक पढ़ोगे, मरते दम तक पढ़ोगे, 22/7 या फिर 3.14। इसकी वैल्यू कभी और पढ़ ली? तो मतलब क्या है? ये कांस्टेंट है, ठीक है? तो उसी तरह से प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए होगा, और कांस्टेंट आ जाएगा तो एक इक्वल्स टू का साइन लग जाएगा। हमारा जो कांस्टेंट है वो है k, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है? अब k के साथ m है। नसीब से k की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होती है, तो आप k लिखो ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा f का फॉर्मूला डिराइव हुआ, f इज इक्वल्स टू ma, और यही हम पढ़ते हैं, दैट इज फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार और बोलता हूँ, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा फोर्स है। अब बात करते हैं कि आपको कितना समझ आया। समझ आया हो तो पक्का लाइक कर दो और कमेंट में जाके बताओ कि क्या समझ नहीं आया। एक वीडियो में और बनाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कोई झंझट नहीं है, आपको बस इतना सीखना है, इतना ध्यान देना है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि एक बात बताओ, तुम्हारा कोई दोस्त होगा, उससे लड़ाई होती है, अगर कभी उसे घूंसा मारा हो तो शायद ही ऐसा हुआ कि तुम्हें एक थप्पड़ ना मिला हो, बिल्कुल ना। अब बात करते हैं, उसी तरह से थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी काम करता है। ये मोशन लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने अभी अपने दोस्त का एग्जाम्पल दिया था, दोस्त का नहीं, तुम्हारे दोस्त का।
कि मान लो तुम्हारे पास एक बॉल है, ये बॉल है तुम्हारी, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, जो कुछ भी बॉल है, इसको तुम दीवार पे फेंक रहे हो कोई ना कोई फोर्स के साथ। अगर ये टकराएगी वापस भी तो आएगी, ऐसा तो नहीं है बिना वापस आए बस चिपक गई। जो फोर्स के साथ टकराएगी तो दीवार भी एक उसी तरह का फोर्स, जितने फोर्स से फेंका है, मान लो एफ के साथ फेंका है, तो दीवार जो है ना, ये हमारा दीवार, ये भी एफ का फोर्स लगा के वापस भेजेगा। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सुपर इजी है, पेपर में इसके पूछने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैंने 2 क्वेश्चंस बताए, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ओके, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब तो पक्का करना। सी यू नेक्स्ट टाइम।